हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नोवेल्टी एजुकेशन में। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। बने रहिए मेरे साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार सरकार यानी बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर में दिए गए आंसर और उसका क्वेश्चन और उसका आंसर। तो आपको दिख गया होगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल, जो अभी कुछ ही दिनों बाद एग्जाम होने वाला है, उसका पेपर है ये। और उसका जो बिहार सरकार की बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया क्वेश्चन है उसका है। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले इस बार के मेन बदलाव के बारे में जान लेते हैं कि इस बार जो है कि क्वेश्चन में क्या बदलाव किया गया है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या में बदलाव किया गया है। जहां हम लोग देखते थे कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, वहां इस बार 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहां 12 लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे, वहां 24 किए गए और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 3 हुआ करता था उसको 6 कर दिया गया। यानी टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो कितना है, 110 है। तो ये बच्चों के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि इसमें आपके पास क्वेश्चन ज्यादा होंगे। उसमें से आप जिस क्वेश्चन को जान रहे होंगे उसको चुनकर बनाना है, जो बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। बाकी समय वगैरह सब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, एज इट इज रखा गया। पूर्णांक में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। समय जो कि 2 घंटा 45 मिनट है। हाँ, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी, फिर से देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो थोड़ा सा हम लोग दर्पण के फिगर के बारे में जानते हैं। ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। इसका फोकस दूरी जो है वो इस साइड होगा और ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, क्योंकि ये बाएं तरफ है, इसलिए इसका जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? अवतल दर्पण। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है? r/2। f बराबर r/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा f बराबर r/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि मतलब जो एक स्वस्थ आंख होता है उसके लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कहता है चौथा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ड किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए सबसे कम वही झुकेगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। ऐसे आप लोग बुक में फिगर देखे होंगे, इस तरह का रहता है। कोई प्रिज्म है और एक प्रकाश जा रही है जो ऐसे जाती है, ठीक। तो ऊपर में जो होता है वो लाल होता है। क्या होता है? लाल। और नीचे जो है वो क्या होता है? बैगनी। क्या होता है? बैंगनी। तो सबसे कम जो है वो किसका होता है? लाल का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लाल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। हम लोग का जो आंख है यानी आंख में जो बनता है प्रतिबिंब, वो कैसा होता है? वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्योंकि यहाँ 2 ही ऑप्शन दिए हैं, वास्तविक और छोटा, तो हम लोग आंसर इसी को रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तो इसका होगा
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन पहले ये समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा क्या है कि आकाश का रंग नीला पड़ता है या नीला दिखाई पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे धूलकण होते हैं जो सड़क वगैरह पर उड़ता है, वो सब वायुमंडल में चला जाता है। जब सूर्य से आती किरण उस पर पड़ती है तो किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का होता है। इसलिए जो प्रकीर्णित प्रकाश है वो आसमान में ही रह जाता है और बाकी किरणें जो है कि हमारे आंख तक पहुंचती है। फिर जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। इसका कारण जो है, इसका जो लॉजिक है वो यही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जितनी भी मतलब स्थिति होता है अवतल दर्पण का, सब में बड़ा दिखता है। एक बार काल्पनिक बनाता है, बाकी सारा वास्तविक और उल्टा बनाता है। और एक बार छोटा भी बनता है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका कभी नहीं होगा क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यही पूछता है कि बताइए कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तब हो जाता है हमारा आंसर उत्तल दर्पण। तो खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं निकट दृष्टि दोष है क्या। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि उसमें नजदीक की वस्तु तो दिखती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और जब दूर की वस्तु देखनी हो तो हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा किससे नापा जाता है या किससे प्रतीत होता है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है? इसको कौन पता लगाता है? तो इसको पता जो लगाता है उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, बाकी जो दिए गए ऑप्शन उसको क्या है? तो मोटर को आप जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर मोटर चलता है। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ये एक ऐसा यंत्र है जो कि धारा के विभवांतर को मापता है। और जनरेटर क्या होता है? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो हम लोग यहाँ जो जाएंगे वो जाएंगे मैक्सवेल के साथ। क्या जाएंगे? मैक्सवेल के साथ। जबकि फ्लोमिंग साहब ने बाएं हस्त का नियम और दाएं हस्त का नियम दोनों दिया गया है। तो जो दाएं हाथ के अंगूठा का नियम है उस किसका है? मैक्सवेल का है। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है वोल्ट, ओम, कूलम, एम्पियर। तो एक एक करके समझते हैं कि किसका किसका मात्रक। तो वोल्ट जो है वो विभवांतर का है, विभवांतर का है। किसका है? विभवांतर का है। अच्छा, जो ओम है वो प्रतिरोध का है। किसका है? प्रतिरोध का है। अच्छा, एम्पियर धारा का है। किसका है? धारा है। और कूलम क्या है? आवेश का है। किसका है? आवेश का। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विभवांतर, तो विभवांतर पूछा गया है तो हमारा हो जाएगा आंसर ए यानी वोल्ट। अच्छा, कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? हम जानते हैं दो तरह का प्रतिरोध होता है। क्या? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो प्रतिरोध बढ़ना का पूछा गया तो आर एस बराबर हम लोग जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1 बाय RP बराबर हम लोग जानते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहाँ क्या होता है? घटता है, और जबकि यहाँ क्या होता है? बढ़ता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो आप लोग याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखा की कोई वास्तविक नहीं है, ये केवल एक कल्पना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगी। इसके कुछ गुण भी होते हैं, वो चूंकि यहाँ पूछा नहीं है इसलिए नहीं बताते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो किसके बराबर होता है? तो आप याद रखिएगा 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल जो है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी ऐसा ऊर्जा जो या तो कभी समाप्त नहीं हो या फिर उसको बार बार उपयोग किया जा सकता हो। तो नाभिकीय ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी, कोयले से प्राप्त हो जाएगी तो बिल्कुल कुछ सालों बाद समाप्त हो जाएगी, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये मौजूद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। इसके इंग्लिश मीनिंग से भी हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा देखते इसको चेंज करके। जो री का मतलब पुनः, री का मतलब पुनः, और न्यू जो है, न्यू का मतलब होता है नया, न्यू का मतलब नया। तो रीन्यूएबल, एबल मतलब फिर से जिसको उपलब्ध किया जा सकता है, रीन्यूएबल यानी जिसको फिर से नया करके उपयोग किया जा सकता है, उपलब्ध कराया जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें ताकि आपको लगातार इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिसके बोर्ड की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है आपको मिल सके। आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जा सके। धन्यवाद।